बेसिक क्या चीज होती है हीट, उष्मा आप किसे कहते हैं, उष्मा को टेम्परेचर को मापने के पैमाने क्या होते हैं, उष्मा का संचरण कैसे होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है किसमें, हीट में, उष्मा। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द हीट, उष्मा क्या होती है, उष्मा क्या होती है, तो किसी वस्तु का डेफिनेशन देखना एक बार, फिर हम इसको लॉजिक से समझेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या आती है, किसी वस्तु का तापमान, किसी वस्तु का तापमान उसमें अंतर्निहित ऊर्जा के आधार पर होता है। अगर किसी भी वस्तु का कोई टेम्परेचर है, कोई तापमान है, तो उस वस्तु का जो तापमान है वो किसके आधार पर डिफाइन किया जाता है, उस वस्तु के अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर जो ऊर्जा निहित है, जो एनर्जी निहित है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु के टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। किसी वस्तु में अंतर्निहित इसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, उष्मा कहा जाता है, हीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्मा कहा जाता है, हीट कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन में मैंने क्या कहा कि किसी वस्तु का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो उसमें निहित या फिर अंतर्निहित ऊर्जा के आधार पर डिफाइन किया जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के अंदर जो अंतर्निहित ऊर्जा है उसी को क्या कहा जाता है, हीट कहा जाता है, उष्मा कहा जाता है। अगर किसी वस्तु में एनर्जी नहीं है तो वो हीट उत्पन्न नहीं कर सकती, वो उष्मा का उत्पन्न नहीं कर सकती। अब देखो ये जो उष्मा है, अगर मैं इस उष्मा के संचरण की बात करूं कि उष्मा का जो संचरण है वो कैसे होता है, देखो उष्मा का संचरण अलग अलग विधियों से होता है, चालन विधि, संवहन विधि, विसरण विधि, बहुत सारे ऐसे मेथड आते हैं जिससे किसका संचरण होता है, उष्मा का संचरण होता है। उष्मा संचरण का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी एक वस्तु में उष्मा है तो उससे दूसरी वस्तु तक उष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर कैसे होगा, तो उसके लिए अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो तो वहां पे संवहन विधि आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, विसरण विधि से यहां पहुंच रहा है, दो वस्तुओं को आपस में आप रगड़ रहे हो तो चालन विधि हो रही है। यानी कि उष्मा का संचरण अलग अलग विधियों से हो सकता है, चालन हो सकती है, संवहन हो सकती है, विसरण हो सकती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि उष्मा का संचरण क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहले देखो, उष्मा का संचरण हमेशा अधिक ताप से या फिर आप क्या बोल सकते हैं, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। किसका संचरण होता है, उष्मा का संचरण। हीट या उष्मा का संचरण हमेशा उच्च ताप से अधिक टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से किस तरफ होता है, लो टेम्परेचर की तरफ होता है। मतलब आपके पास में दो ऐसे मैंने इलेक्ट्रोड बना दिए, दो कोई भी वस्तु बना दी, ये ए है और ये कौन सी है, बी है। अगर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का टेम्परेचर मान लो, चलो इसका टेम्परेचर हो गया जैसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर जैसे कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इन दोनों वस्तुओं को आपस में एक साथ टच करोगे या फिर रगड़ोगे तो उष्मा का जो संचरण होना है वो हमेशा ए से किस तरफ होगा, बी की तरफ होगा। और तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। बराबर का मतलब यहां कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पे कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब तक दोनों वस्तुओं का ताप बराबर नहीं हो जाता तब तक उष्मा का संचरण होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, यानी कि उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ क्या होगा, उष्मा का संचरण होगा। तो ये सवाल पूछा जाता है कि उष्मा का जो संचरण है, आप हीट को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका जो संचरण करवा रहे हैं, तो वो
किस से किस तरफ होगा, तो आप क्या कहेंगे कि वो हाई या फिर उच्च ताप से हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर यानी कि निम्न ताप की तरफ होगा। किसका संचरण? ताप का संचरण या फिर उष्मा का संचरण। जैसे आपने देखा कि यहां इसका टेम्परेचर कितना था 60 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां कितना था 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये दोनों टेम्परेचर बराबर कब होंगे? जब दोनों का ताप कितना हो जाएगा 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो उष्मा ए पार्ट से किस तरफ जाने लगेगी? बी तरफ आने लगेगी। इसे आप क्या कहते हैं? उष्मा का संचरण कहते हैं। अब आप सबने देखा होगा, देखो उष्मा संचरण की जो 3 विधियां मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको भी बताती हूँ, जहां से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल क्या पूछे जाते हैं? ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? द्रव में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? गैसों में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ऐसे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। आई होप, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप हैंड नोट साथ साथ बना रहे होंगे, क्योंकि मैं डेफिनेशन भी लिख रही हूँ और सारी चीजें मैं लिखती जा रही हूँ बोर्ड पे, तो आप आराम से अपने हैंड नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो अब देखो, आपको हेडिंग लिखनी है उष्मा संचरण की विधियां। आप हेडिंग लिख लेंगे उष्मा संचरण की विधियां। आपको हेडिंग लिखनी है उष्मा संचरण की विधियां। देखो उष्मा संचरण की विधियां कौन कौन सी है, इसमें 3 सबसे पहले पढ़ने। सबसे पहली विधि है चालन विधि। चालन विधि, सबसे पहली विधि को क्या कहा जाता है? चालन विधि कहा जाता है। हाँ, सानवी जी बता देंगे इंग्लिश में भी, ठीक है। दूसरी विधि को क्या कहा जाता है? संवहन विधि। और तीसरी को क्या कहा जाता है? विसरण विधि। सबसे पहले हाँ, कंडक्शन, चालन को आप क्या बोल सकते हैं? कंडक्शन बोल सकते हैं। तो कंडक्शन मेथड हो गया किसका? चालन विधि का। देखो ये जो चालन विधि है ये किस में पाई जाती है? ठोसों में पाई जाती है। ठोसों में जो उष्मा का संचरण होता है, जो हीट ट्रांसफर होती है, वो किस वजह से होती है? चालन विधि से। अब ये चालन विधि क्या होती है, ध्यान से समझना। चालन विधि के अंदर कभी भी कण अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करते। कण अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करते। कभी भी कण अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करते। अपनी पोजीशन को कभी चेंज नहीं करेंगे। जो पोजीशन होगी वो क्या रहेगी? फिक्स ही रहेगी, ठीक है। जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? फिक्स ही रहेगी। यानी कभी अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकते। कौन? चालन के अंदर कण। कैसे? देखो आपके पास एक लोहे का सरिया है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ये क्या है? एक लोहे का टुकड़ा मान लो, एक लोहे का सरिया आप सबने देखा होगा। ये क्या है? एक लोहे का टुकड़ा है। अब ये भाग हो गया। हमने क्या किया? इस ए भाग को क्या दिया? ताप दे दिया भाई, टेम्परेचर दिया, ताप दिया, या फिर हमने क्या दे दी? उष्मा दे दी। यानी हमने आग जलाई और आग जलाकर इस सरिये के आगे वाले भाग को हम गर्म करना क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। अब आपको पता है कि ये लोहे का सरिया है, ये कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ के कण कभी अपनी स्थिति का परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहां के जो कण हैं वो यहां से यहां आ रहे हैं, यहां के कण यहां से यहां आ रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आपने देखा है कि जो लोहे का सरिया है, जो लोहे का सरिया होता है, उस लोहे के सरिये के अंदर क्या जो कण है लोहे के कण वो अपनी स्थिति का परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या पत्थर में आपने देखा है, पत्थर ठोस है, क्या पत्थर के अंदर उसके कण अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो होगा क्या कि जब आप सरिये के इस भाग को क्या दोगे? टेम्परेचर दोगे, ताप दोगे, तो यहां के कण क्या करेंगे? उष्मा लेंगे। इन कणों के पास क्या आ गई? उष्मा आ गई। अब ये कण क्या करेंगे? अपने आगे वाले कणों को क्या दे देंगे? उष्मा। फिर ये अपने आगे वालों को देंगे, फिर ये आगे वालों को देंगे, और यहां तक किसको पहुंचा देंगे? उष्मा को पहुंचा देंगे। यानी कणों ने अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं की है।
क्या किया है, अपने पड़ोसी जो कण है उनको क्या दे दी, उष्मा प्रदान की। जैसे मान लो एक कण था, उसने उष्मा ली, उसका जो उसने क्या किया, उष्मा लिया और किसको दी, अपने पड़ोसी को, फिर उसने अपने पड़ोसी को दिया। ऐसे ऐसे करते करते ये उष्मा बी सिरे तक पहुंच गई और एक समय ऐसा आया कि पूरा का पूरा जो लोहे का सरिया है वो क्या हो गया, गर्म हो गया, जबकि हमने तो केवल इस सिरे को ही उष्मा दी थी, केवल इस सिरे को क्या दी थी, उष्मा दी थी। लेकिन रिजल्ट हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा लोहे का टुकड़ा ही क्या हो गया है, गर्म हो गया। आप सबने नोटिस किया होगा घर पे ये सब हम चीजें देखते हैं, मोस्टली खाना वाना बनाते हैं तो चिमटा वगैरह जो पकड़ने की चीजें होती है लोहे की, आप जब वो थोड़ा सा गैस के कांटेक्ट में रह जाता है आगे वाला भाग, तो पूरा का पूरा ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। चम्मच में देखा होगा। तो ऐसी चीजें हम नोटिस करते हैं। तो चालन विधि में हुआ क्या कि ऊष्मा का संचरण तो हो रहा है, लेकिन कभी भी कण अपनी स्थिति का परिवर्तन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो विधि है वो ठोसों में चलती है और ठोस कभी अपनी स्थिति, ठोस के कण कभी स्थिति का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब इनमें ऊर्जा का संचरण कैसे हुआ, इसी तरीके से हुआ कि एक कण ने उष्मा ली और उसने अपने पड़ोसी को दी, फिर उसने अपने पड़ोसी को दी, फिर उसने अपने पड़ोसी को दी। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, उष्मा का धीरे 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 आगे तक संचरण होता गया। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि ठोसों के अंदर जो उष्मा संचरण की विधि है उसे क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। क्या कहेंगे, चालन विधि, कंडक्शन मेथड इसको कहा जाता है। और इस मेथड की मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, यहां से सवाल पूछा जाता है कि क्या चालन विधि के अंदर जो कण है वो अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हैं। आपको बस इतना दिमाग में रखना है, चालन विधि ठोसों में पाई जाती है और ठोस के कण कभी अपनी स्थिति का परिवर्तन नहीं कर सकते। यह बात आप लोगों को समझ में आई होगी। उष्मा संचरण की पहली विधि कौन सी थी, चालन विधि थी। यहां से ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। यहां से ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है इतना? जल्दी बताओ, क्लियर है? क्लियर है इतना? चलो अब देखो जो दूसरी विधि है इसकी, कंफ्यूज नहीं होना, एक एक को अच्छे से याद रखना। कन्वोलेशन जिसको बोलते हैं, संवहन विधि जिसको बोला जाता है, कन्वोलेशन या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, संवहन विधि कह सकते हैं। तो दूसरी विधि को क्या कहा जाता है, संवहन विधि। उष्मा संचरण का दूसरा मेथड होता है कन्वोलेशन, या फिर इसको क्या कहेंगे, हाँ कन्वर्सेशन नहीं, कन्वोलेशन, या फिर इसको क्या कहा जाता है, संवहन विधि कहा जाता है। अब देखो ध्यान से सुनो। हाँ परवीन सिंह, हेलो। देखो संवहन विधि किन में पाई जाती है, सबसे पहले देखो ये जो संवहन विधि है किसमें पाई जाती है, द्रव में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, द्रव में। जितने भी लिक्विड होते हैं, जितने भी द्रव होते हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं, जितने भी द्रव होते हैं, ये हमेशा किस विधि से उष्मा का संचरण कर सकते हैं, संवहन विधि से उष्मा का संचरण कर सकते हैं। बिल्कुल राहुल जी, राइट, बिल्कुल सही बात है। अब देखो संवहन विधि के अंदर पदार्थ के कण यानी सब्सटेंस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ के कण अपनी स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं या फिर चेंज करते हैं। कर सकते क्या है, चेंज करते ही हैं। देखो संवहन विधि में क्या होगा कि पदार्थ के कण, मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ है, पानी है, अल्कोहल है, कोई भी पदार्थ आपके पास में, चाय बना रहे हो आप, दूध गर्म कर रहे हो, कोई भी लिक्विड पदार्थ, आप तेल को गर्म कर रहे हो। अभी मैं बताऊंगी, आपने घर पे ये चीजें नोटिस करी होगी।
ठीक है। तो आपने चीज नोटिस करी होगी कि लिक्विड पदार्थ के जो कण है उनको जब टेम्परेचर दिया जाता है, ताप दिया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो वे कण क्या करते हैं, अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझो, मैंने एक बीकर लिया, मेरे पास ये एक बीकर है और मुझे इसमें पानी को गर्म करना है। ये मेरे पास में क्या है, वाटर है, क्या है, पानी है। पानी कैसा पदार्थ है भाई, लिक्विड पदार्थ है। मैंने इसको यहां पे क्या देना शुरू कर दी, आग या फिर मैंने इसको हीट देना शुरू कर दिया। मैंने इसको क्या दे दी, ऊष्मा दे दी, इसको हीट दे दी। क्लियर है, इसको क्या दी गई, ऊष्मा दी गई, हीट दी गई। अब क्या होगा कि ये हीट से यहां पे जो कण उपस्थित है नीचे वाले, ये कण क्या करेंगे, हीट लेंगे। इन कणों के पास क्या गई, ऊष्मा गई। ध्यान से सुनो, इन कणों के पास क्या गई, हीट गई, ऊष्मा गई। और अगर कोई कण ऊष्मा प्राप्त करता है तो वो कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। अगर कोई कण ऊष्मा प्राप्त कर लेता है तो वो कण कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। और आपको पता है कि हल्के कण हमेशा कहां जाते हैं, ऊपर की ओर। भाई तैरता वही है ना जो हल्का होता है, भारी होगा तो वो तो डूब जाएगा, भारी होगा वो तो डूब जाएगा, हल्का होगा वो क्या करेगा, तैरेगा। तो होगा क्या कि यहां पे जैसे ही कण को क्या मिली, हीट मिली, जैसे ही कणों को क्या मिली, हीट मिली, ऊष्मा मिली, ये हीट लेते ही कण क्या हो गए, हल्के हो गए। और हल्के होकर कहां जाने लगे, ऊपर की तरफ जाने लगे। हल्के होकर कहां जाने लग गए, ऊपर की तरफ। तो ऊपर में, ऊपर की तरफ जो भारी कण थे वो कहां आने लग गए, नीचे आने लग गए। भारी कण थे वो कहां आने लग गए, नीचे। फिर से ये भारी कण नीचे आके क्या लेंगे, ऊष्मा लेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। फिर भारी कण कहां आएंगे, नीचे आएंगे। यानी कि कण अपनी स्थिति का क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। आपने पानी को उबलते हुए देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे से बुलबुले से बनते हैं और ऐसे लगता है कि कुछ यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो वो पदार्थ ही के कण ही होते हैं, वो मोलिक्यूल्स ही है H2O के, जो ऊष्मा लेकर हल्के होकर ऊपर आते हैं। ऊपर वाले कहां जाते हैं, नीचे जाते हैं। ये बात नोटिस की होगी आपने, दूध को भी गर्म किया होगा तो ऐसे नीचे से ऐसे अजीब सी एक स्ट्रक्चर बनती है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टाइम पे ये पूरा पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और इस गर्म होने में जो विधि काम में आई है उसको हम क्या कहते हैं, संवहन विधि कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, संवहन विधि कहा जाता है। तो संवहन विधि का मतलब देखो, सबसे पहले तो संवहन विधि से जो ऊष्मा का संचरण होता है वो हमेशा किसमें होता है, लिक्विड में। जो द्रव होते हैं, द्रवों में ऊष्मा का संचरण हमेशा किससे होता है, संवहन विधि से होता है। किससे होगा, संवहन विधि से। पदार्थ के कण अपनी स्थिति का क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। पदार्थ के कण अपनी स्थिति का क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। एक बात ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है कि जो सूर्य की ऊष्मा हमारे तक पहुंच रही है वो किस विधि से पहुंच रही है। आपको पता है कि सूर्य की जो किरणें होती है उनको क्या कहा जाता है, विकिरण माध्यम से पहुंचती है। तो विकिरण माध्यम कौन सा होता है, जिसमें कभी माध्यम की जरूरत नहीं होती, तो वो रेडिएशंस होती है। विकिरण माध्यम से कहां तक पहुंचती है, हमारे पृथ्वी तक। लेकिन हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है वो किस विधि से होता है, संवहन विधि से होता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, मैं समझाऊंगी कि ऐसा कारण क्या है। तो आप नोट लगा के लिख लेंगे, वायुमंडल हमेशा, वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है, ना कि विसरण विधि से। वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है, क्योंकि आपको पता है कि वायुमंडल में क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती है। तो द्रव के साथ साथ में गैसों में भी ऊष्मा का संचरण हमेशा किस विधि से होता है, संवहन विधि से होता है। किससे होता है, संवहन विधि से। तो वायुमंडल गर्म हो रहा है तो ऊष्मा का संचरण किसमें हो रहा है, गैसों में हो रहा है। और गैसों में ऊष्मा संचरण के लिए कौन सी विधि काम में आएगी, संवहन विधि काम में आएगी। ठीक है, इसीलिए वायुमंडल हमारा जो गर्म होता है वो संवहन विधि से होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किससे पहुंचता है,
विकिरण विधि से पहुंचता है। ये दोनों सवाल आपको कंफ्यूज करवाएंगे, लेकिन आपको केवल टेक्निकल चलना है। ये सोचा कि वायुमंडल गर्म होगा तो उष्मा संचरण किसमें होगा? गैसों में होगा। और गैसों में उष्मा संचरण के लिए कौन सी विधि चाहिए? संवहन विधि चाहिए, ठीक है। और संवहन विधि से अगर उष्मा का संचरण होगा तो वायुमंडल के गर्म होने के लिए कौन सी विधि उत्तरदायी है? संवहन विधि उत्तरदायी है। मुझे अब ये बता दो, ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात आपको समझ में आ गई कि ये संवहन विधि होती क्या है? संवहन विधि से इतना याद रखना है, द्रव और गैसों में पाई जाती है। पदार्थ के कण अपनी स्थिति का क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। उष्मा लेकर हल्के हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, और फिर भारी कण कहां आते हैं? नीचे आते हैं। एक समय ऐसा आता है कि संपूर्ण पदार्थ के कणों तक क्या पहुंच जाती है? उष्मा पहुंच जाती है। ये विधि क्या होती है? संवहन विधि। नोट लगा के आपको क्या लिखना था कि वायुमंडल जो गर्म होता है वो किस विधि से होता है? संवहन विधि से होता है। अगर वायुमंडल गर्म हो रहा है तो किस विधि से हो रहा है? संवहन विधि से हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? आठ मिनट 16 सेकेंड राहुल जी, 8 मिनट 20 सेकेंड भी बोलते हैं, वैसे 8 मिनट 16 सेकेंड माना जाता है। ओके चलो, तो मतलब ये समझ में आ गया है। अब आप तीसरा लिखेंगे विकिरण विधि। विकिरण विधि परवीन सिंह जी, क्या हुआ? आपके ऐप पे क्लास क्यों नहीं चल रही है? क्या हुआ ऐसा? देखो एक बार कोशिश करो, फिर भी दिक्कत आए तो मुझे बताओ। हाँ कुलदीप जी, बिल्कुल। आज आपको फिजिक्स समझ में आ रही है कुलदीप जी? करते हैं, आप एक बार चेक करो, फिर मैं करूंगी। अभी चेक कर लूंगी मैं, परवीन सिंह जी करवा दूंगी मैं भी टेक्निकल टीम से बोल के। अब आप लिखेंगे, हाँ टाइमिंग लग रहा है कि चेंज करते हैं, देखते हैं अभी 1-2 दिन में देखते हैं। टाइमिंग सुबह का हो जाए तो ठीक है। तीसरी विधि लिखेंगे आप विकिरण विधि, रेडिएशन। विकिरण विधि या फिर रेडिएशन। देखो एक प्रॉमिस मैंने आपसे किया था कि ऐसा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना काम है कि रेगुलर क्लास लेनी है और आपको हैंड नोट्स बनाने हैं। उसके बाद साइंस में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा परवीन सिंह जी, ओके, फिर वो सही कर देंगे, वो कर देंगे ठीक, फिर कोई दिक्कत नहीं है। विकिरण विधि या फिर हम किसकी बात करेंगे? रेडिएशन विधि की हम बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले देखो, विकिरण विधि के अंदर कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता यानी कि मीडियम नहीं चाहिए, कभी मीडियम नहीं चाहिए। भाई सूर्य का प्रकाश है, आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश कितने मंडल को, शॉप मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इतने सारे क्षेत्रों को पार करके पृथ्वी तक आ रहा है। तो कहीं पे वायुमंडल है और कहीं पे नहीं है। आपको पता है कि अंतरिक्ष में तो वायुमंडल ही नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो क्या वहां पे ठोस द्रव्य गैस होंगे? नहीं होंगे। और माध्यम कौन बनाते हैं? देखो माध्यम या तो कौन बनाएगा? ठोस बनाएगा, या फिर कौन बनाएगा? द्रव्य बनाएगा, या फिर कौन बनाएगा? गैस बनाएगा। लेकिन प्रकाश तो इतनी दूरी से आ रहा है कि ना वहां पे ठोस है, ना द्रव्य है, ना गैस है। माध्यम नहीं है, फिर भी वो कहां तक पहुंच रहा है? हमारी पृथ्वी तक पहुंच रहा है। तो उस मेथड को कहा जाता है विकिरण विधि, जिसमें कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम नहीं चाहिए, या फिर आप क्या कह सकते हैं? निर्वात। ऐसी जगह जहां पे ना ठोस हो, ना द्रव्य हो, ना गैस हो, कोई माध्यम नहीं बनता, उस जगह को क्या कहा जाता है? निर्वात कहा जाता है। ठीक है, तो निर्वात के अंदर
प्रकाश है वो कहां तक पहुंचता है, पृथ्वी तक पहुंचता है। उसको अपन क्या कहते हैं, विकिरण विधि कहते हैं। इसमें कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचना, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचना। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचना। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचना, इसका क्या है एग्जाम्पल। विकिरण रेडिएशन विधि किसे कहते हैं, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हाँ बिल्कुल राहुल जी, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको याद रख लेना है, अगर प्रकाश का वेग पूछ लिया जाए, वेलोसिटी पूछ लिया जाए, तो आप क्या कहेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है प्रकाश। और लगभग 499 सेकंड या फिर 500 सेकंड भी बोला जाता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। इतनी बात क्लियर है। यह है ऊष्मा संचरण की विधियां। चलो आगे। अब आप हेडिंग लिखेंगे तापमापी पैमाने। चलो हेडिंग लिखेंगे आप अभी, तापमापी पैमाने। देखो हम टेम्परेचर को किस किस रूप में माप सकते हैं। देखो तापमापी पैमाने हैं, ये जो तापमापी पैमाने हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उनका नाम लिख लो। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना। दूसरा कौन सा होगा, केल्विन पैमाना। तीसरा कौन सा होगा, फ़ारेनहाइट। सबने नाम सुना भी है और यहां से सवाल पूछा भी गया है। कैंडेला तो ऊष्मा की तीव्रता का मापन है, कैंडेला दो, ठीक है। सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, और चौथा आप क्या लिख देंगे, रोमर लिख सकते हैं या फिर रिमर लिख सकते हैं, रोमर पैमाना। रोमर पैमाना, ठीक है। देखो सेल्सियस पैमाने में डिग्री सेंटीग्रेड को काम में लेते, केल्विन में हम के को काम में लेंगे, फ़ारेनहाइट में हम डिग्री फ़ारेनहाइट को काम में लेते हैं, और रोमर में हम डिग्री आर को काम में लेते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे तापमापी पैमाने हैं। तापमापी पैमाने में कौन सा है, तापमापी पैमाने कौन कौन से हैं। सबसे पहला सेल्सियस पैमाना, नाम सबने सुना है। केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और रोमर पैमाना। देखो इन तीनों ही पैमाने से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल आते हैं इनके रिलेशन के, इनके संबंध के, और यहां बनता है न्यूमेरिकल। यहां से अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं और अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जो आज तक पूछे गए वो सारे मैं करा दूंगी। देखो सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और रोमर पैमाने में अंतर क्या है। सबसे पहले एक तरफ आप लिख लेंगे जल का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे जल का क्वथनांक बिंदु, और आप इसको लिख लेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डिफरेंस देखना, इसी बात से हमें इनमें अंतर समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद एक तरफ आप लिख लेना जल का हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये 4 पैमाने बनाए क्यों गए। ध्यान से सुनो, अगर मैं सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक बिंदु आपसे पूछूं, देखो सीधा सीधा मैं आपको याद करा देती हूं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सेल्सियस पैमाने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, जल का क्वथनांक बिंदु है, वो क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल क्या करने लगता है, बॉइल करने लगता है, उबलने लगता है। आप क्या कहेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, हाँ सानवी जी बोलो, 100 डिग्री ताप पर, साइड में दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, इतना साइड में हम जाएंगे ही नहीं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होगा कि जो वाटर है, जो जल है, वो क्या करने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। तो क्वथनांक बिंदु कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम जल की फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें कि किस पॉइंट पे जो वाटर है वो फ्रीजिंग हो जाएगा या फिर उसका हिमांक हो जाएगा, वो जम जाएगा, तो वो कितने डिग्री पर होगा, 0 डिग्री पर होगा। सेम अगर आपको ऐसे ही केल्विन पैमाने पे पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप क्या कहते हैं, 373.15 केल्विन। आप क्या कहेंगे, 373.15 केल्विन। इस केल्विन ताप पर जल क्या करने लग जाता है, उबलने लग जाता है। यानी कि अगर आप केल्विन पैमाने के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 373.15 डिग्री, सॉरी 15 केल्विन। अगर इसी का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए, हिमांक बिंदु पूछा जाए, तो आप क्या कह देंगे, 273.15 केल्विन। कितना होता है, 273.15 केल्विन। ध्यान से सुनो, आपको यहां से पता चल रहा है कि यहां हम कितने का डिफरेंस लेके चल रहे हैं, 100 का। आपने यहां भी ये नोटिस किया होगा कि यहां भी कितने का डिफरेंस चल रहा है, 100 का डिफरेंस चल रहा है। सवाल पूछा जाता है कि सेल्सियस पैमाने और केल्विन पैमाने में कितने भाग बन सकते हैं, उसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है, 100 भागों के अंदर। केल्विन में भी 100 भागों के अंदर, क्योंकि आपको पता है हम 0 से कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। तो आप शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3, कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। तो कितने भाग बन गए, 100 भाग बन गए, ठीक है। 100 का डिफरेंस आएगा। और केल्विन पैमाने का पूछेगा तो आप 273 से शुरू करोगे, 274, 75, कहां तक जाएंगे, 373 तक जाएंगे, ठीक है। तो 373 तक जाएंगे तो यहां भी ये कितने भागों में बट जाएगा, 100 भागों में बट जाएगा। यानी कि सेल्सियस पैमाना और जो केल्विन पैमाना है, ये एक दूसरे से कितने भागों में बटे होते हैं, 100 भागों के अंदर बटे रहते हैं। अब आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट पैमाने का, किसका, फ़ारेनहाइट का। तो फ़ारेनहाइट का अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाए, बिल्कुल अशोक कुमार जी, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ध्यान से सुनो, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर वाटर क्या करेगा, बॉइल करेगा, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर वाटर क्या कर देगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, यानी जल का क्या हो जाएगा, हिमांक बिंदु हो जाएगा। ऐसे ही रोमर पैमाने की बात करें तो रोमर पैमाना है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करने लगता है, रोमर पैमाने पर बॉईल करने लगता है वाटर। देखो रोमर पैमाना पहले काम में लिया जाता था, अब इसको काम में नहीं लिया जाता, ये पुराना हो चुका है, ठीक है। और 0 डिग्री रोमर पर, सॉरी ये 0 डिग्री रोमर, 80 डिग्री रोमर है, और 0 डिग्री रोमर पर क्या हो जाएगा, जल जम जाएगा। डिफरेंस देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो लगभग 180 का डिफरेंस आ रहा होगा, सही है। यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाने के अंदर कितने भाग बनते हैं, 180 भाग बनते हैं, और रोमर पैमाने के अंदर कितने भाग बनते हैं,
80 भाग बनते हैं। आपसे सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि सेल्सियस पैमाने के कितने भाग बन सकते हैं? 100 भाग बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्सियस पैमाना हिमांक बिंदु 0 डिग्री से शुरू होकर बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। सेम ऐसे ही केल्विन पैमाना है, ये केल्विन पैमाना 273.15 डिग्री केल्विन से शुरू होकर 373.15 डिग्री केल्विन तक जाता है। तो इसके भी कितने भाग हो गए? 100 भाग हो गए। इसके बाद ये जो फ़ारेनहाइट पैमाना है, ये फ़ारेनहाइट पैमाना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रुकता है। तो कितने भाग बन गए? 180 भाग बन गए। आपको भी ऐसे ही याद होना चाहिए। रोमर पैमाना की बात करेंगे तो 0 डिग्री रोमर से शुरू होकर 80 डिग्री रोमर तक जाता है। तो यहां का डिफरेंस भी कितना हो गया? 80 रोमर हो गया। 80 भागों में इसको क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। मुझे जल्दी से बताओ, ये बात आपको समझ में आई क्या कि ये पैमाने एक दूसरे से अलग कैसे हैं? यहां बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। तो जल के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के आधार पर ये पैमाने 4 प्रकार के हो गए, जिसमें सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और क्या हो गया? रोमर पैमाना हो गया। इतनी बात समझ में आई? ओके ओके ओके, आप समझ में आ गई है? देखो स्टूडेंट, कुछ आर्ट्स के भी होंगे, कुछ कॉमर्स के भी होंगे, लेकिन आपको बात समझ में आ रही है? आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। विजय जी रिपीट मैम, आप लेट हो गया। रिपीट है। तापमापी जो पैमाने हैं ये 4 प्रकार के होंगे। हाँ, बायो पढ़ाएंगे, फिजिक्स कर देंगे, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, फिर बायो पढ़ा देंगे। ठीक है, तो तापमापी पैमाने कौन कौन से हो सकते हैं? सेल्सियस पैमाना है, केल्विन पैमाना है, फ़ारेनहाइट पैमाना है, रोमर पैमाना है। सेल्सियस पैमाने पे आपको ये वैल्यू याद रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री। ऐसे ही केल्विन पर जल कितने पे उबलेगा? 373 पर। अच्छा, बायो से हो सानवी जी, ठीक है। और जल कितने पे उबलेगा? 200। जल यहां जमेगा कितने पे? 273 पे। फ़ारेनहाइट पैमाना की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और आपको पता है कि जल का कितना हो गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और रोमर पैमाना है, ये 80 डिग्री पे बॉइल करेगा वाटर और 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। चलो, अब यहां से जो अच्छा सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनका रिलेशन। इन्हें मिटा दिया है, लेकिन आपको समझ लेना है कि सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाने और रोमर पैमाने का जो रिलेशन है, ये संबंध क्या है, इनका रिलेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपको लिख लेना है यहाँ पे, मैंने तो मिटा दिया है। ये हो गया सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना। ठीक है, अब इन चारों पैमानों का रिलेशन क्या होता है? ठीक है, आप सेल्सियस को किससे लिखते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड से। केल्विन को के से, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से और रोमर को डिग्री आर से। इनका रिलेशन बहुत काम का है और बहुत बार पूछा जाता है। मैं इसको सारे को मिटा देती हूं एक बार, है ना। इनका रिलेशन आप लिख लेंगे। रिलेशन लिखना, एक फॉर्मूला लिखना है और इस फॉर्मूले के यूज मैं आपको सिखाऊंगी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड -0/100। और याद करने का तरीका भी मैं अभी बता दूंगी। बराबर K - 273/100 देन F - 32/180 इज इक्वल टू R - 0/R डिग्री में है, डिग्री फ़ारेनहाइट /80। ये एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। आपको देखो अभी शॉर्ट में नहीं चलना, शॉर्ट में तब चलेंगे
जब हमें ये बात समझ में आएगी, अब हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा फॉर्मूला हमें कैसे याद होगा, हम कैसे याद करेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0/100 बराबर K माइनस 273/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर R माइनस 0/80। अब आज एक बात बताती हूं, हो सकता है तुम्हें पता भी हो सकता है तुम्हें पता नहीं है। आपको कैसे याद करना है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात आती है तो डिग्री सेंटीग्रेड 0 से शुरू होके कहां तक जाता है, 100 तक जाता है। तो आपको -0 क्यों करना है, -0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 0 से जो कम की यहां -0 का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो। क्योंकि कितने, चाहे मैंने सेंटीग्रेड की जगह, ध्यान से सुनो, मैंने सेंटीग्रेड की जगह मान लो 25 ले लिया, 25 सेंटीग्रेड, और उसमें से मैंने 0 घटा दिया तो हमेशा कितना आएगा, 25 ही आएगा। कितना आएगा, 25 ही आएगा। 50 में से घटा दो, किसी में से भी 0 घटा दो, कितना आएगा, जो वैल्यू है वो की वही आएगी। तो इस 0 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस फॉर्मूला थोड़ा ठीक ठाक लगे। क्यों, क्योंकि 0 से शुरू होकर कहां तक जाता है, 100 तक जाता है। यानी कि सेंटीग्रेड का मतलब है कि डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0/100, ऐसे ये फॉर्मूला बना। ठीक है, इसके बाद केल्विन वाला कैसा बना, देखो 273 और 100 मिलकर कितना बना लेंगे, 373 बना लेंगे। तो 273 से शुरू हुआ और कितने का अंतर लेके आया, 100 का अंतर लेके आया, तो कितने हुए, 373। तो K माइनस 273 बटा कितने हो गए, 100। आपको पता है कि 32 से शुरू हुआ था और किस पे जाके रुका था, 212 पे। ठीक है, अंतर लिखना है, नीचे हम क्या लिखते हैं, अंतर लिखते हैं। ध्यान से सुनो, यहां हमने क्या लिखा था, 0 से शुरू होकर कहां तक जाता है, 100 तक। यहां हमने लिखा 273 से शुरू होकर कहां तक जाता है, 373 तक। हमने लिखा 32 से शुरू होकर कहां तक जाता है, 212 तक, पीछे लिखा है। यहां हमने लिखा 0 से शुरू होकर कहां तक जाता है, 80 तक जाता है। नीचे आप हमेशा अंतर लिखेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0, यहां का अंतर कितना आ गया, 100। मैंने नीचे कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। 273, आपको पता है 273 और 373 का अंतर कितना आता है, 100। मैंने नीचे कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। ठीक है, ऊपर हमेशा छोटी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब यहां छोटी वैल्यू कौन सी है, 32, तो मैंने क्या लिख दिया, F माइनस 32। दोनों का अंतर कितना आया था, 180। मैंने क्या लिख दिया नीचे, 180। छोटी वैल्यू क्या है, 0, मैंने माइनस में क्या कर दी, 0 कर दी। ठीक है, और दोनों का अंतर है वो कितना आएगा, 80, तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, 80 लिख दिया। ये फॉर्मूला ऐसे बना था कि डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें से छोटी वैल्यू क्या है, 0 घटाओ और जो अंतर था उसको नीचे रखो, कितना हो गया, 100। आपको पता है कि अब किसका निकालना है, केल्विन। केल्विन में से छोटी वैल्यू कौन सी है, दोनों में से 273। 273 को घटाया, दोनों का अंतर कितना है, 100, बटे में क्या आ गया, 100। ऐसे ये फॉर्मूला नहीं बना है, इस तरीके से बना, ये टेक्निक लगी थी इसमें। ठीक है, इसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट में से आप क्या घटा दो, छोटी वैल्यू 32 और नीचे क्या रख दो, दोनों का अंतर कितना हो गया, 180। आपको पता है कि यहाँ जो रोमर है, रोमर 0 से 80 तक जाता है, तो छोटी वैल्यू 0 घटाओ और दोनों का अंतर कितना रख दो, 80 रख दो। हो सकता है इससे पहले आपको ये नहीं बताया गया हो कि ये फॉर्मूला कैसे बन गया है, लेकिन आज आपको पता चल गया है। आगे से मान लो कि कभी आपको किसी को कुछ सिखाने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से सिखाया करो कि ये बात आखिरकार आई कैसे है, ऐसे थोड़ी ये फॉर्मूला बन गया, कुछ तो दिमाग लगाया होगा अगले ने। अब देखो, इस रोमर को तो हटा दो, सवाल नहीं पूछे जाते रोमर से। राहुल जी पूछ रहे हैं, रुक जाओ, सवाल नहीं पूछे जाते। यहां से सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, इनका शॉर्ट रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड व केल्विन का शॉर्ट रिलेशन बनाना चाहूं तो मेरे सामने देखो, मैं 0 को तो नेगलेक्ट कर देती हूं, क्योंकि किसी में से 0 घटाओगे तो 0 ही आएगा, चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो बराबर है। मैंने क्या लिख दिया, डिग्री सेंटीग्रेड बटा 100 बराबर, यहां मैंने क्या लिख दिया, केल्विन बटे 273 बटे 100। मुझे बताओ 100 से 100 कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा।
100 से 100 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो बच गया क्या, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर K माइनस 273। एक फॉर्मूला तो ये हो गया दोनों का संबंध। मान लो आपको केल्विन में मान दिया हुआ है और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, केल्विन में से 273 घटा दो, वो वैल्यू किस में आ जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा अलग करना है, के बराबर निकालना है, तो के बराबर क्या हो गया, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। के बराबर क्या हो गया, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। रटने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, आपने फॉर्मूला लिखा, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर K माइनस 273 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर K माइनस 273। आपको पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर K माइनस 273 है, तो केल्विन बराबर कितना हो गया, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ज्यादा बड़ा सवाल है ही नहीं, मैं समझ जाऊंगी कि देखिए आपको समझ में आया क्या। आपसे सवाल पूछा गया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड को 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। सवाल ऐसे पूछा जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। अब बताओ, देखिए जल्दी से, आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल पूछा गया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। इन दोनों से ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, दोनों फॉर्मूले से। सवाल क्या बनेंगे वो मैं साथ में बता रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो आपने तुरंत आंसर दे दिया। आंसर कैसे दे दिया, आपको वैल्यू किसमें दी हुई है, डिग्री सेंटीग्रेड में। किसका मान पूछ लिया, केल्विन का। तो जिसका मान पूछा है उस फॉर्मूले में रखो। तो केल्विन बराबर क्या हो गया, 273 प्लस आप क्या जोड़ दो, 50। ये कितना रह गया, 3, और 7 और 5 ऐड करोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे ये 12 हो गया, और 2 ये कितना हो गया, 3, 323 केल्विन। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना बन गया, 323 केल्विन बन गया। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन बन गए, 323 केल्विन बन गए। क्लियर है। ऐसे सवाल इन दोनों फॉर्मूले से पूछे जाएंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, रटने की जरूरत नहीं है, आप यहां से याद रखो, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर K माइनस 273 बटे 100। तो आंसर क्या आ गया, 273 प्लस 50, 323 केल्विन। ठीक है। अब इसके बाद अगला रिलेशन आपको बनाना है, ये मैं मिटा रही हूं, आपको याद रखना है। अगला रिलेशन आपको बनाना है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। अगला रिलेशन पूछा जाता है इनका, डिग्री सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन पूछा जाता है। हमने क्या लिखा, ध्यान से देखो, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर, मैंने क्या लिख दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 180 लिख लिया। 0 से 0 कैंसिल, और किसी से कट सकते हैं क्या, 5 से कट जाएंगे, सॉरी 2 से कट जाएंगे। 2 से 10 कितनी बार कटा, 5 बार, 2 पंजे 10, 2 नाम कितना आ गया, 18, 2 से काट दिया मैंने। बच गया क्या, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर एफ माइनस डिग्री एफ माइनस 32 बटे 9। ये इनका एक सिंपल रिलेशन हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड का और किसका, फ़ारेनहाइट का। कैसे निकल के आया, डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर क्या लिख दिया, एफ माइनस 32 बटे 180। ठीक है, 0 से 0 कट गया था, इधर 10 बच गया, इधर 18 बच गया। 10 किससे कट गया, 2 से, कितनी बार, 5 बार, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर कितना हो गया, एफ माइनस 32 बटे 9। अब यहां से सवाल क्या पूछा जाएगा, जल्दी से करके बताओ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो। सवाल पूछा जाएगा इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला निकालना आपको आ गया। सवाल पूछा जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो। आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो। जल्दी बदलो, इतना टाइम नहीं है। फिर
फिर मैं आपको सवाल देख के जाऊंगी जो आपको कल का होमवर्क रहेगा और आपको करके लाने हैं। वो आपका कल का होमवर्क रहेगा। या राइट रमेश योगी जी, बिल्कुल। अनूप जी वो बात बाद में करो, पहले इसका आंसर दो। रंजन जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सही है। मतलब बात समझ में आ गई है। देखो जिसका आंसर नहीं आया था सामने देख लो कैसे निकलेगा। आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू कितनी दी हुई है? 25। आप क्या रखोगे इस फॉर्मूले में? आपको सेंटीग्रेड दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट पूछ लिया। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इस फॉर्मूले में आ रहे हैं, यानी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। मुझे पता है कि मुझे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह कितना रखना है? 25। 25/5 बराबर ये कितना हो गया? F - 32/9 हो गया। देखो सोल्व कैसे करते हैं। 5 से 25 कितनी बार कट गया? 5 बार। 5m 25। सामने देखो कुलदीप जी कैसे आएगा। 5 से 25 कितनी बार कट गया? 5 बार। 5m 25, यानी बच गया क्या? यहाँ 5 बच गया और यहाँ कितना बच गया? 1। तो 5/1 बराबर F - 32 बटा कितना रह गया? 9। अब आप इसको सोल्व कैसे करते हो? आपको इसे क्या करना है? वज्र गुणा करना है। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करना होता है साइडों में। 9 किससे गुणा होगा? 5 से। कितना हो गया? 9 पंजे 45। 9 किससे गुणा हुआ? 5 से। कितना हो गया? 9 पंजे 45। और किसी भी वैल्यू को अगर आप 1 से गुणा करते हो तो वो 1 ही आता है। इधर कितना हो गया? F - 32। क्लियर है? 9 पंजे 45 बराबर, इसको आप 1 से गुणा करोगे F - 32 को, तो 1 से करोगे तो वो की वही वैल्यू रह जाएगी। कितनी हो गई? F - 32। माइनस इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। F बराबर निकालना आपको। F बराबर माइनस इधर आया तो प्लस का। 45 प्लस 32, 5 और 2 7, 4 और 3 7, कितना हो गया? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आ गया। सोल्व कैसे करना है वो मैंने बता दिया। किसी की मैथमेटिक्स कमजोर है तो देख लेना, यहां पे वज्र गुणा करते हैं 9 पंजे 45, किसी भी वैल्यू को 1 से गुणा करते हैं तो वो की वो वैल्यू आ जाती है। थोड़ी मैथमेटिक्स को सुधारो अपनी को, और मेरे साथ पढ़ना, फिर देखना तुम्हारी मैथ्स कैसी बनती है। अभी मैं शुरू करने वाली हूं मैथ का बैच, नया मैथ्स का, जिसमें आपके लिए पटवार और दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं। और अगर मैथ सीखनी है आपको तो आप मेरे साथ आ जाना। बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। नंबर क्या होता है यहीं से शुरू करेंगे हम। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर क्या है। अब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो कल आपका होमवर्क रहेगा, सभी को करना है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जितेंद्र जी। अभी तो क्या है 2-4 दिन तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही 2-4 दिन में मुझे टाइम मिल जाएगा मैं स्टार्ट कर दूंगी नया बैच। हाँ, एक बार यूट्यूब पर चलेगा, फिर मैं बता दूंगी कोई कोर्स वाला सिस्टम होगा तो। चलो, मैं आपको डिग्री सेंटीग्रेड में मान दे रही हूं, आपको मुझे वही मान बताने हैं केल्विन में और किसमें? फ़ारेनहाइट में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? जल का हिमांक बिंदु। सौ डिग्री सेंटीग्रेड, इनको खालिस्तान, आपको मैं ब्लैंक्स दे रही हूं। ब्लैंक्स का मतलब समझ गए? ब्लैंक्स का मतलब ये आपको भरने हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होंगे और कितने केल्विन होंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होंगे और कितने फ़ारेनहाइट होंगे। ठीक है, फिर अगला 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बताना है। फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में और फ़ारेनहाइट में बदल के लाना है। ये आपके क्वेश्चन से हो गया, ये आपको कल करके लाना है, होमवर्क है आपका। सोल्व करके लाना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन कितने फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन कितने फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन कितने फ़ारेनहाइट।
नहीं राणा जी, ये नहीं पूछा जाता, केल्विन और फ़ारेनहाइट का नहीं पूछा जाता। क्लास तो 2 से 3 होती है इधर राहुल जी अपनी यूट्यूब पे, तो जो क्लास रेगुलर यूट्यूब पे चल रही है वो तो 2 से 3 चल रही है। चलो बताओ, समझ में आया? जल्दी से रेस्पॉन्स दो। मैम हेयर फॉल हो रहा है, कुछ बताओ ना अशोक कुमार जी। देखो एक बात बता देती हूँ, ये जो मौसम चलता है ना इस टाइम पे, उमस वाला जो टाइम होता है, इस टाइम पे हेयर फॉल होता ही है। और कोई दिक्कत है तो मैं बात कर लूंगी आपसे, वैसे यहाँ क्लास में नहीं बता सकती, मैं बता दूंगी, जैसे ग्रुप वगैरह ऐड करेंगे वहां मैं आपको बता दूंगी। हाँ कुलदीप राजक जी, कल का होमवर्क करके लाना। चलो जल्दी, अब इस बात का रेस्पॉन्स तो समझ में आया, जल्दी बताओ। राहुल जी स्कूल कब खुलेंगे? इस साल नहीं खुलेंगे, अगले साल खुलेंगे। बताओ जल्दी बताओ। फिर तो सब कुछ मिल जाएगा जितेंद्र जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे अशोक जी, बलवीर सिंह जी, ओके ओके। आप लोग अपने दोस्तों को भी बोलना कोर्स लेने के लिए, सभी आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनको एक बार कोर्स लेने के लिए जरूर इन्फॉर्म करना, ठीक है? इतना काम कर देना। आंसर कैसे देंगे कल क्लास में बता देना। परम शून्य ताप क्या होता है? -273.15 डिग्री केल्विन। कल पढ़ाएंगे परम शून्य ताप को। राहुल जी गुड नाइट, गुड नाइट। टाइम वाला देखते हैं, चेंज हो जाए तो, कोई क्लास ऊपर नीचे होगी तो टाइमिंग चेंज हो। राहुल जी कब का ही बोल दिया, और बोलो आपके सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे आए, क्लास में आएंगे तो अच्छा लगेगा। डाउट इकट्ठे करो आप एक साथ, फिर मुझे बता देना इतने इतने डाउट्स हो गए हमारे, एक दिन पहले बता देना ताकि मैं सोल्व करके दूसरे दिन आपको बता दूं। थैंक यू सानवी जी, ओके चलो बाय, फिर कल मिलेंगे। अब पढ़ लेना, इतना नोट्स तुम लोगों ने बना ही लिए हैं, एक बार फिर से, एक बार क्या तुम्हारा मन करे उतनी बार देख लो वीडियो, तो तुम्हारे पास सेव हो ही जाएगा। विक्रम सिंह जी, मैम मैं इनविजिबल हूं क्या? बिल्कुल नहीं। ओके बोल दिया तो अपने फ्रेंड्स को एक बार इन्फॉर्म कर देना कि कोर्स ले लो ताकि आगे बढ़े। ओके बाय सभी को, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलेंगे 2 बजे वाली क्लास में।